गुड मॉर्निंग दोस्तों, दिशा के ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रवक्ता नागरिक शास्त्र का बैच प्रारंभ कर रहे हैं और इसमें जो यूनिट हम शुरू कर रहे हैं वो है राजनीतिक सिद्धांत एवं राजनीतिक विचारक। और इसके अंतर्गत जो है हमारे कोर्स ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में उपलब्ध होंगे। आज हम पहली यूनिट जो कि राजनीतिक सिद्धांत और राजनीतिक विचारक वाली है, उसमें जो टॉपिक ले रहे हैं वो ले रहे हैं पाश्चात्य राजनीतिक विचारक। और पाश्चात्य राजनीतिक विचारक के अंतर्गत भी पहला जो विचारक हम पढ़ेंगे वो है प्लेटो। ठीक है, प्लेटो के विषय में हम पढ़ेंगे। पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों में ये माना जाता है कि यूनान के जो दार्शनिक रहे, जिनमें विशेष रूप से प्लेटो और अरस्तु का नाम आता है, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहे। प्लेटो के विषय में जब हम देखते हैं तो प्लेटो के सर्वप्रथम हम जीवन परिचय के विषय में देखते हैं। और जीवन परिचय में सबसे पहले हम इसके जन्म के विषय में देखते हैं कि प्लेटो का जो जन्म है ये कब हुआ था। तो प्लेटो का जो जन्म हुआ है ये 428 बीसी यानी कि ईसा पूर्व में हुआ। दूसरी बात, जन्म स्थान की अगर बात करें हम कि प्लेटो का जन्म स्थान क्या था, तो एथेंस जो कि पड़ता है यूनान में, तो एथेंस में इसका जन्म हुआ। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके विषय में, जो प्लेटो है इसके गुरु का नाम अगर हम देखें, ये किसका शिष्य था, तो प्लेटो जो था ये सुकरात का शिष्य था। प्लेटो जो शिष्य था वो सुकरात का शिष्य था। और सुकरात के जो दार्शनिक विचार थे उनका गहरा प्रभाव जो था ये प्लेटो के विचारों में देखा जाता है। सुकरात का एक विशेष कथन था कि सद्गुण ही ज्ञान है। सुकरात का एक विशेष कथन सद्गुण ही ज्ञान है। जिसका प्रयोग प्लेटो ने अपनी कई सारी पुस्तकों के अंदर किया है। तो ये अगर स्टेटमेंट आए कि सद्गुण ही ज्ञान है, ये किसके द्वारा स्टेटमेंट दिया गया, तो आंसर होगा सुकरात। और सुकरात के इस विचार से प्लेटो सर्वाधिक प्रभावित था, इसलिए कई पुस्तकों में उसने इस वाली लाइन का यूज किया है। नेक्स्ट चीज अगर हम देखें तो जो प्लेटो था इसका अगर वास्तविक नाम हम देखें कि इसका वास्तविक नाम क्या था प्लेटो का, तो प्लेटो का वास्तविक नाम देखने को मिलता है एरिस्टोक्लीज। तो वास्तविक नाम इसका एरिस्टोक्लीज है, लेकिन हम इसे जान रहे हैं प्लेटो नाम से। तो इसके विषय में ये माना जाता है कि जो ये एरिस्टोक्लीज जब ये शिक्षा लेने गया सुकरात के पास, तो सुकरात ने इसकी शारीरिक जो संरचना थी उसमें देखा कि इसके क्या है, कंधे जो हैं चौड़े, और चौड़े कंधों के कारण इसे नाम दे दिया प्लेटो। यानी वास्तविक नाम तो इसका एरिस्टोक्लीज है, लेकिन प्लेटो नाम जो दिया गया, प्लेटो नाम ये दिया गया किसके द्वारा, सुकरात के द्वारा। ठीक है, तो प्लेटो नाम किसके द्वारा दिया गया, सुकरात के द्वारा दिया गया। एक और चीज जब हम देखते हैं तो ये देखने को मिलता है, ये तो इसका साधारण जीवन परिचय हमने देखा कि जन्म हो गया है 428 बीसी में, एथेंस यूनान में इसका जन्म हुआ है। गुरु का नाम सुकरात है। सुकरात के इस कथन से ये सबसे ज़्यादा प्रभावित दिखता है कि सद्गुण ही ज्ञान है। एक और वास्तविक नाम इसका एरिस्टोक्लीज है, प्लेटो नाम इसको सुकरात द्वारा दिया गया। एक और जानकारी जब हम इसे देखते हैं तो ये देखने को मिलता है कि प्लेटो ने जो कार्य किए अपने जीवन में, उनमें से एक महत्वपूर्ण कार्य ये था कि 386 बीसी में प्लेटो ने क्या किया, एकेडमी की स्थापना की। एकेडमी इसने एक शैक्षणिक संस्था की स्थापना की जिसे कहा जाता है एकेडमी। और एकेडमी जो थी इसे यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय माना जाता है। यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय। यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय होने का गौरव प्राप्त है किसे, एकेडमी को, जो एक शैक्षणिक संस्था थी किसके द्वारा बनाई गई थी, प्लेटो द्वारा। एक और चीज, जो एकेडमी थी जो कि प्लेटो द्वारा बनाया गया एक शैक्षणिक संस्था है, इस एकेडमी में प्रवेश के लिए गणित विषय का ज्ञान जो था वो आवश्यक था। भले ही और विषयों की शिक्षा यहाँ पे दी जाती थी, लेकिन इसमें प्रवेश संबंधी अगर आपको पूछे कि एकेडमी में प्रवेश के लिए किस विषय का ज्ञान आवश्यक था, तो आंसर जो होगा वो होगा गणित विषय का ज्ञान। गणित विषय का ज्ञान ये एकेडमी में प्रवेश के लिए अनिवार्य रखा गया था। तो ये तो साधारण जो हो गया जीवन परिचय में इतने पॉइंट आपको याद रखने।
ठीक है, जीवन परिचय से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है, इसके राजनीतिक विचार से ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन इतनी जानकारी आपको याद रखनी है कि जन्म 428 बीसी, स्थान जो है एथेंस हो गया, गुरु का नाम सुकरात, वास्तविक नाम अरिस्टोक्लीज, 386 बीसी में इसके द्वारा एकेडमी नामक शैक्षणिक संस्था की स्थापना की गई जो कि यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय था, और एकेडमी में प्रवेश के लिए गणित विषय का ज्ञान जो था वो अनिवार्य रखा गया था। और लास्ट जानकारी जो आपको पता होनी चाहिए, इसकी मृत्यु कब हुई है? 328 बीसी में। ठीक है, 328 बीसी में इसकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। तो ये जनरल जानकारी हो गई। जन्म मृत्यु का जो सन है वो जनरली नहीं पूछा जाता है। इनमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, वास्तविक नाम आपको पता होना चाहिए, एकेडमी के विषय में आपको पता होना चाहिए। ये तो जनरल हुआ जीवन परिचय वाला। जीवन परिचय जब हम देख लेते हैं तो इसके बाद हम देखते हैं प्लेटो की चिंतन पद्धति या फिर अध्ययन पद्धति। प्लेटो की चिंतन पद्धति या अध्ययन पद्धति क्या थी, इसके विषय में थोड़ी सी जानकारी हम देखते हैं। बाकी जो मैंने लिखाया इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। अगर आप ऑनलाइन कोर्स लेते हो तो इसका जो है पीडीएफ रूप में, आपको नोट्स उतारने की जरूरत नहीं, आपको केवल समझना है। नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे। जितनी भी बातें मैं बता रहा हूँ ये सारी की सारी बातें जो होगी वो पीडीएफ नोट्स में होगी। ठीक है, तो अगला हम देखते हैं प्लेटो की अध्ययन पद्धति या फिर इसको बोल सकते हैं चिंतन पद्धति। चिंतन पद्धति, यहां से क्वेश्चन बनेगा कि प्लेटो की जो अध्ययन या चिंतन पद्धति है वो कौन सी पद्धति का इसने प्रयोग किया है अपने विभिन्न ग्रंथों में। तो सबसे पहली बात हम जब देखते हैं तो प्लेटो की जो चिंतन पद्धति जिसलिए प्लेटो जाना जाता है उसे कहते हैं हम निगमनात्मक पद्धति। निगमनात्मक पद्धति। निगमनात्मक पद्धति। अब ये निगमनात्मक पद्धति क्या होती है? इसका जो शिष्य आएगा अरस्तु, जो हम आगे पढ़ेंगे, वो आगमनात्मक पद्धति का प्रयोग करेगा। निगमनात्मक पद्धति क्या होती है? जिसमें सामान्य से विशिष्ट की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, यानी सामान्य उदाहरणों के माध्यम से, सामान्य उदाहरणों के माध्यम से एक विशिष्ट अर्थ को समझा जाता है, विशिष्ट की ओर जाया जाता है, उसे कहते हैं निगमनात्मक पद्धति, जो कि एक मुख्य पद्धति रही किसकी? प्लेटो की। जबकि इसका जो शिष्य था अरस्तु, उसने आगमनात्मक पद्धति अपनाई जो विशिष्ट से सामान्य की ओर होती है। तो इन दोनों क्वेश्चनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। निगमनात्मक पद्धति जो आएगा ये किसकी थी? प्लेटो की, जिसमें कि सामान्य से विशिष्ट की ओर, ठीक है, सामान्य उदाहरणों से विशिष्ट की ओर जाया जाता था। ये तो एक इंपॉर्टेंट सा हो गया। दूसरा, इसने द्वंद्वात्मक पद्धति की भी कुछ ग्रंथों में इसकी दिखती है, द्वंद्वात्मक पद्धति। भले ही द्वंद्वात्मक पद्धति जो आएगा ये और राजनीतिक विचारकों में आने वाली है। ज्यादातर क्वेश्चन जो आएंगे वो निगमनात्मक पद्धति से आएगा, इसके लिए प्लेटो ज्यादा फेमस है, लेकिन कुछ ग्रंथों में इसकी द्वंद्वात्मक पद्धति भी देखने को मिलती है। द्वंद्वात्मक पद्धति में क्या होता है कि विवाद के जरिए ज्ञान प्राप्त करने का, ठीक है, ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश। द्वंद्वात्मक पद्धति का मतलब क्या है? विवाद के जरिए ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश, ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश, ठीक है, इसे कहते हैं द्वंद्वात्मक पद्धति। कुछ ग्रंथों में इस पद्धति का प्रयोग भी किया है। तीसरा जो है पद्धति विश्लेषणात्मक पद्धति। इस पद्धति का प्रयोग भी प्लेटो द्वारा कुछ ग्रंथों में किया गया, और बहुत कम मात्रा में ऐतिहासिक पद्धति। इसमें ऐतिहासिक उदाहरणों के माध्यम से हम किसी निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। उस पद्धति का भी प्रयोग जो है वो प्लेटो द्वारा देखा जाता है। यानी पद्धति में 4 पद्धतियों के नाम आपको याद रखने हैं। चिंतन पद्धति में निगमनात्मक पद्धति, द्वंद्वात्मक पद्धति, विश्लेषणात्मक और ऐतिहासिक। सबसे इंपॉर्टेंट जो इनमें आएगा पेपरों में वो निगमनात्मक पद्धति है। इसके बारे में अलग से भी क्वेश्चन बनता है कि ये पद्धति क्या है, तो आपको याद रखना है सामान्य से विशिष्ट की ओर, इसको निगमनात्मक पद्धति कहा जाता है। एक और चीज, जब वो चिंतन पद्धति के बारे में बोले तो ये 4 नाम आपको याद रखने हैं, लेकिन जब वो ये कहे कि प्लेटो ने जो अपने अधिकांश ग्रंथ लिखे, चाहे वो रिपब्लिक हो, लॉज हो,
स्टेटमैन हो, तो ये सारे ग्रंथ जो हैं किस शैली में है, पद्धति तो अलग चीज हो गई, शैली किस शैली में ये सारे ग्रंथ लिखे गए। तो प्लेटो की जब शैली पूछे तो संवाद शैली, ठीक है, ये याद आपको रखना है कि प्लेटो ने अपने अधिकांश ग्रंथ किस शैली में लिखे, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा संवाद शैली में लिखे, ठीक है। इतनी जानकारी जो हो जाएगी ये प्लेटो की अध्ययन या चिंतन पद्धति के संबंध में। द्वंद्वात्मक पद्धति हीगल ने भी अपनाई है। हीगल जो है वो ज्यादा प्रसिद्ध द्वंद्वात्मक पद्धति के लिए, और प्लेटो ने जो ज्यादा नाम कमाया वो किस पद्धति के लिए कमाया, निगमनात्मक पद्धति के लिए कमाया। इसलिए बाकी जो है ये तो एक्स्ट्रा में, मेन जो प्लेटो के साथ आपको पद्धति याद रखनी है वो निगमनात्मक पद्धति याद रखनी है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। इससे आगे जब हम बढ़ते हैं तो एक चीज आपको और याद रखनी है कि प्लेटो जो है, क्योंकि प्लेटो है और इनके शिष्य जो हमने आगे पढ़ने हैं वो कौन से हैं, अरस्तु हैं। प्लेटो हैं और एक अरस्तु हैं जो इनके शिष्य हैं। प्लेटो जो थे इससे पहले भी राजनीति के क्षेत्र में कई विचारकों ने अपने विचार रखे थे, लेकिन इतने वृहद स्तर पर राजनीति दर्शन के बारे में, क्योंकि उस टाइम पे राजनीति विज्ञान कोई अलग विषय के रूप में नहीं था। उस समय राजनीति को एक दर्शन के रूप में लिया जाता था, फिलॉसफी के रूप में लिया जाता था, और उस समय माना जाता है कि इतने व्यापक स्तर पे जो अपने विचार पहली बार रखे वो किसने रखे, प्लेटो ने रखे। तो प्राचीन राजनीतिक दर्शन का जनक अगर आएगा, प्राचीन राजनीतिक दर्शन, प्राचीन राजनीतिक दर्शन अगर यह आए, प्राचीन राजनीतिक दर्शन का पिता, प्राचीन राजनीतिक दर्शन का पिता, तो आंसर प्लेटो होगा। और जब वो कहे राजनीति विज्ञान का जनक, तब आंसर होगा अरस्तु, क्योंकि राजनीति विज्ञान जो विषय है उसका जनक तो माना जाएगा अरस्तु को। क्यों माना जाएगा ये हम अरस्तु में पढ़ेंगे, लेकिन अगर माना केवल पूछा जाए प्राचीन राजनीतिक दर्शन का जनक किसे कहा जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, प्लेटो हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चनों में आपको कंफ्यूजन नहीं करना है। दूसरा निगमनात्मक, और जब मैं अरस्तु की विधि बताऊंगा आगमनात्मक पद्धति, तो इन दोनों में कंफ्यूजन नहीं करना। निगमनात्मक पद्धति में आपको नी याद रखना है। नी मतलब याद रखना है निम्न, निम्न मतलब हो गया सरल या सामान्य। तो निगमनात्मक पद्धति में जो नी आएगा उसका मतलब आपको निम्न याद रखना है। निम्न का मतलब सरल या सामान्य, यानी सामान्य से विशिष्ट की ओर होगी हमेशा कौन सी पद्धति, निगमनात्मक पद्धति। तो यहां से आप इस तरीके से जो है इन चीजों को याद रख सकते हो। अब हम आगे बढ़ के देखते हैं प्लेटो के कुछ विचारों के विषय में। अब प्लेटो के जो विचार होंगे ये अलग अलग चीज के बारे में उसने विचार रखे और अलग अलग पुस्तकों में उसने ये विचार दिए। प्लेटो के संबंध में जब हम देखते हैं तो राजनीति के संबंध में जब हम प्लेटो के विचार देखें तो राजनीतिक विचारों में प्लेटो की जो सबसे सर्वश्रेष्ठ कृति मानी जाती है वो द रिपब्लिक है। उसके बाद जब हम देखेंगे द लॉज का नंबर आएगा, फिर 30 नंबर पे हम देखेंगे द स्टेटमैन का नंबर आएगा। तो अगर आपको प्लेटो के राजनीतिक विचारों को जानना है तो इन 3 पुस्तकों का अध्ययन आपको करना है कि इनमें क्या विचार, क्या राजनीतिक विचार प्लेटो ने रखे। उनमें पहले नंबर पे रिपब्लिक होगी, दूसरे नंबर पे जो होगी वो लॉज होगी और 3 नंबर पे जो होगी वो स्टेटमैन होगी। अगर आप इनमें प्लेटो के राजनीतिक विचारों को देख लो तो ये विचार काफी हो जाएंगे प्लेटो के राजनीतिक विचारों को समझने के लिए। तो अब मैं प्लेटो के राजनीतिक विचारों के विषय में बात कर रहा हूं। अब प्लेटो के राजनीतिक विचार जो होंगे ये भी अलग अलग चीजों पर होंगे, यानी प्लेटो के व्यक्ति के विषय में क्या विचार थे, प्लेटो के राज्य के विषय में क्या विचार थे, तो इनको हम अलग अलग श्रेणी में देखेंगे। जैसे शुरुआत में हम देखते हैं तो हम देखते हैं प्लेटो के व्यक्ति के संबंध में विचार। प्लेटो के व्यक्ति संबंधी विचारों के विषय में हम बात करते हैं कि व्यक्ति के संबंध में प्लेटो ने क्या विचार रखे। व्यक्ति संबंधी विचारों का जब हम देखते हैं तो इसमें आपको कुछ पॉइंट याद रखने हैं। सबसे पहले जो प्लेटो है, प्लेटो के अनुसार प्लेटो ने यह कहा कि व्यक्ति की पहचान जो है आत्मा से होती है। पहला कथन जो आएगा कि व्यक्ति की पहचान आत्मा से होती है। व्यक्ति की पहचान आत्मा से होती है। यह कथन आता है प्लेटो का कि व्यक्ति की पहचान आत्मा से होती है, और यह बताता है कि प्रत्येक आत्मा के 3 गुण होते हैं। प्रत्येक आत्मा के 3 गुण होते हैं। व्यक्ति की पहचान आत्मा से,
और प्रत्येक आत्मा में 3 गुण होंगे। कौन कौन से होंगे? एक गुण होगा विवेक का, दूसरा गुण होगा साहस का, तीसरा गुण होगा तृष्णा या इसे क्षुधा कह सकते हैं हम, इसका गुण। प्रत्येक आत्मा में 3 गुण मौजूद होंगे, लेकिन अलग अलग व्यक्तियों की जो आत्मा होगी या अलग अलग व्यक्ति जो होंगे उनमें इन 3 गुणों में किसी में विवेक की प्रधानता होगी, किसी में साहस की प्रधानता होगी और किसी में तृष्णा की प्रधानता होगी। यानी होंगे तो तीनों गुण मौजूद, लेकिन प्रधानता केवल एक गुण की होगी। और इन 3 गुणों से समाज के 3 वर्गों का निर्माण होगा, जिसमें जो प्रधानता है विवेक की प्रधानता है अगर, तो इससे समाज का कौन सा वर्ग बनेगा? शासक वर्ग। अगर व्यक्ति की आत्मा में जो है विवेक की प्रधानता है तो इससे समाज के किस वर्ग का निर्माण होगा? शासक वर्ग का। और प्लेटो जो है शासक वर्ग के लिए एक विशेष शब्द यूज करता है द रिपब्लिक के अंदर, दार्शनिक राजा। इसे वो कहता है दार्शनिक राजा, दार्शनिक राजा। तो दार्शनिक राजा जो है वो शासक वर्ग को कहा गया रिपब्लिक के अंदर, जिसमें किस गुण की प्रधानता होगी? विवेक की प्रधानता होगी। समाज में जिस वर्ग में साहस की प्रधानता है तो समाज का ये वर्ग जो हो जाएगा ये सैनिक वर्ग होगा, ये होगा सैनिक वर्ग, साहस की प्रधानता वाला। और तृष्णा की प्रधानता वाला जो वर्ग होगा इसे कहा जाएगा उत्पादक वर्ग। इसी के अंतर्गत क्या आ जाएंगे? कृषक, व्यापारी इत्यादि जो होंगे वो उत्पादक वर्ग के अंतर्गत आ जाएंगे। यानी कुल मिला के प्लेटो के व्यक्ति संबंधी विचार ये हैं कि व्यक्ति की पहचान आत्मा से होगी, प्रत्येक आत्मा के 3 गुण होंगे, विवेक, साहस और तृष्णा। इन 3 गुणों से समाज के 3 वर्गों का निर्माण होगा। विवेक की प्रधानता से शासक वर्ग का निर्माण होगा, साहस की प्रधानता से सैनिक वर्ग का निर्माण होगा और तृष्णा की प्रधानता से उत्पादक वर्ग का निर्माण होगा। ठीक है, तो 3 गुणों से जो हो गए वो 3 वर्ग जो है प्लेटो ने बताए। इसके अलावा प्लेटो ने व्यक्ति को यह सलाह दी है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने आत्मा के गुण के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। यानी जिसमें साहस की प्रधानता है, जिसकी आत्मा में ये गुण ज़्यादा है, उसे सैनिक यानी वो सैन्य वर्ग में होना चाहिए और उसे अपना कार्य करना चाहिए। जिसमें तृष्णा की प्रधानता है वो उत्पादक वर्ग का उसे कार्य करना चाहिए। तो इस टाइप की सलाह देता है कि प्रत्येक व्यक्ति को जो है अपनी आत्मा के गुण के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। और इसलिए वो बताता है कि जिसमें गुण होगा, यानी जिसमें विवेक का गुण होगा, जो विद्वान होगा, विवेक का गुण होगा, वही क्या बनेगा? दार्शनिक राजा बनेगा। इसलिए एक प्लेटो का प्रसिद्ध कथन इसमें निकल के आता है कि प्लेटो ने कहा है कि कोई धोबी, मोची या नाई राजा नहीं हो सकता। तो उसने इसी संबंध में कहा, यानी कि बिना विवेक के ऐसा नहीं हो सकता कि यानी कि वंशानुगत को बढ़ावा नहीं दे रहा प्लेटो। यानी कि अगर राजा का बेटा अयोग्य है तो वो राजा नहीं होना चाहिए, बल्कि जिसमें विवेक की प्रधानता है उसको राजा होना चाहिए। तो इसीलिए उसने कहा कोई धोबी हो, नाई हो, मोची हो, ये राजा नहीं हो सकता। ये प्लेटो का कथन दिखता है व्यक्ति के विषय में। ठीक है, और प्लेटो जो है अपने पूरे दर्शन में प्लेटो की पूरी फिलॉसफी अगर देखें तो बताता है कि शासन व्यवस्था एक कला है। शासन व्यवस्था को उसने एक कला माना। ठीक है, प्लेटो जो है इसने क्या कहा? शासन व्यवस्था एक कला है और ये कला जो होगी इस पर निपुण होगा कौन? दार्शनिक राजा। इस पर निपुण होगा कौन? दार्शनिक राजा। ये इसके व्यक्ति संबंधी विचार है। तो प्लेटो के व्यक्ति संबंधी विचारों से क्वेश्चन जो आ सकते हैं वो इस टाइप से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं कि प्लेटो ने जो है आत्मा के कितने गुण बताए या वो कौन कौन से गुण हैं? तो विवेक, साहस, तृष्णा। प्लेटो जो है शासक वर्ग के लिए किस शब्द का प्रयोग करता है? दार्शनिक राजा। या फिर क्वेश्चन इस टाइप का आ सकता है कि प्लेटो के अनुसार तृष्णा जो आत्मा का गुण है इससे किस वर्ग का निर्माण होगा? तो आपको टिक करना है किसका होगा? उत्पादक वर्ग का इससे निर्माण होगा। ये केवल जो विचार हैं ये व्यक्ति संबंधी विचार हो गए। तो ये व्यक्ति संबंधी विचार जो होंगे आपको समझ में आ गए होंगे। ये मेन चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, अब और आगे जब हम बढ़ते हैं एक कथन और आएगा जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कई पेपरों में लगातार पूछा जाता है। क्योंकि प्लेटो जो है वो इस प्रकार से वर्गों में बांट रहा है। ठीक है, इस प्रकार से उसने राज्य के अंदर 3 वर्ग बना दिए।
प्लेटो का ये मानना है कि व्यक्तियों से मिलके क्या बनेगा, राज्य बनेगा। जो व्यक्ति होंगे इनसे मिलके क्या होगा, राज्य बनेगा। इसलिए प्लेटो ने एक इंपॉर्टेंट कथन कहा कि राज्य व्यक्ति का वृहद स्वरूप है। ये आपको बिल्कुल इंपॉर्टेंट याद रखना है, राज्य व्यक्ति का वृहद, वृहद मतलब बड़ा, वृहद स्वरूप है या रूप है। ठीक है, राज्य व्यक्ति का वृहद स्वरूप है, ये आपको याद रखना है कथन कि राज्य जो है व्यक्ति का ही वृहद स्वरूप है। ये किसने कह दिया था, प्लेटो ने कह दिया था। अब इसके आगे हम कुछ और अवधारणाएं देखते हैं। ये प्लेटो के व्यक्ति संबंधी जो हो गए ये विचार हो गए। व्यक्ति संबंधी विचारों से आगे जब हम बढ़ते हैं तो हम प्लेटो के आदर्श राज्य की कल्पना को देखते हैं कि प्लेटो के आदर्श राज्य की अवधारणा क्या है और वहां से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं उनके विषय में हम देखते हैं। प्लेटो के आदर्श राज्य की अवधारणा। प्लेटो के आदर्श राज्य की अवधारणा, एक दो चीजें आपको याद रखनी है। पहली चीज, प्लेटो का जो आदर्श राज्य है ये एक काल्पनिक राज्य है, ना कि वास्तविक। यानी आदर्श यानी कि मॉडल स्टेट की जो थ्योरी प्लेटो ने दी है वो उसकी कल्पना तक सीमित है, यानी कि वो कोई वास्तविक राज्य नहीं है, वो उसके समय पे कोई मौजूद राज्य की बात नहीं कर रहा है, बल्कि वो क्या कर रहा है, आदर्श राज्य एक काल्पनिक राज्य की बात कर रहा है। ठीक हो गया। दूसरी क्वेश्चन जो यहां से बनता है वो बनता है कि प्लेटो ने आदर्श राज्य की अवधारणा अपनी किस पुस्तक में दी है। तो प्लेटो के आदर्श राज्य की जो अवधारणा है आपको याद रखनी है कि किस पुस्तक में दी गई, द रिपब्लिक में। द रिपब्लिक जो कि मैंने बताया कि इसकी सबसे महत्वपूर्ण कृति प्लेटो की मानी जाती है, उसी के अंदर यह आदर्श राज्य की बात करता है। जबकि आगे जब हम बढ़ेंगे लॉज स्टेटमेंट में तो उसमें ये आदर्श राज्य से हटके अलग राज्यों की बात करेगा। ठीक है, अब आदर्श राज्य क्या है इसका, सबसे पहले प्लेटो के आदर्श राज्य में क्या इंपॉर्टेंट बातें द रिपब्लिक में इसने बताई। एक तो ये अपने आदर्श राज्य के बारे में बताता है कि इसका जो आदर्श राज्य होगा उसमें जनसंख्या जो होगी वो फिक्स होगी, और जनसंख्या जो इसने आदर्श राज्य की बताई कि आदर्श राज्य की जो जनसंख्या होगी वो 5040 होगी, 5040 आदर्श राज्य की जनसंख्या होगी। अब आप देख सकते हैं कि कोई राज्य, कोई राष्ट्र अगर है, कोई राज्य अगर है तो उसमें एग्जैक्ट जनसंख्या मान लेना ये सही नहीं होगा, लेकिन मैंने बताया कि प्लेटो का आदर्श राज्य एक कल्पना वाला राज्य है, इसलिए वो एग्जैक्ट मान के चल रहा है कि 5040 यानी 5040 ये संख्या होगी किसकी, आदर्श राज्य की। दूसरा पॉइंट जब हम देखते हैं तो ये तो जनसंख्या जो हो गई वो आदर्श राज्य की बता दी। दूसरे पॉइंट, जो प्लेटो का आदर्श राज्य है इसका केंद्र बिंदु जो है वो दार्शनिक राजा। वो कौन है, दार्शनिक राजा। प्लेटो जो है अपने आदर्श राज्य में सर्वोच्च स्थान पर रखता है दार्शनिक राजा को, और अपने आदर्श राज्य में उसने विधि और दंड को कोई स्थान नहीं दिया है। यानी सर्वोच्च जो रखा है इसके आदर्श राज्य की अवधारणा में सर्वोच्च है दार्शनिक राजा, और किसको स्थान नहीं है, विधि एवं दंड। यहां ध्यान से आपको समझना है, विधि और दंड का अभाव, किसी प्रकार की विधि और दंड का अभाव है इसके आदर्श राज्य में, जो इसने द रिपब्लिक में अवधारणा दी। विधि और दंड की बात कर रहा हूं मैं, न्याय की बात नहीं की मैंने। न्याय है इसके आदर्श राज्य में, जो इसके आदर्श राज्य की आधारशिला है वो न्याय है। तो न्याय अलग चीज हो गई और विधि और दंड अलग हो गया। इसके कुछ कथन इस संबंध में आते हैं, जैसे कि प्लेटो ये विधि को अज्ञान बोलता है। इसने कह दिया क्या, विधि को अज्ञान। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कि विधि को अज्ञान किसने माना, विधि को अज्ञान कैसे मान लिया इसने। इसका यह मानना है कि दार्शनिक राजा सारे गुणों से जो होगा वो संपन्न होगा, और कोई भी जो अध्यादेश या कोई भी विधि होगी वो दार्शनिक राजा के विवेक से बड़ी नहीं हो सकती। यानी इसने ये माना कि दार्शनिक राजा का विवेक जो है वो सर्वोपरि है, और कोई भी विधि और कोई भी दंड, कोई विधि कोई दंड जो होगा वो उससे सर्वोपरि नहीं हो सकता। इसने माना कि विधि की कोई आवश्यकता नहीं होगी आदर्श राज्य में, ना ही वहां पे दंड की आवश्यकता होगी। ठीक है, सब कुछ जो होगा सर्वोपरि जो होगा वो किसका,
जो दार्शनिक राजा अपने विवेक से फैसला लेगा वही सर्वोपरि होगा, उससे ज़्यादा कोई ना अध्यादेश होगा ना कोई विधि होगी। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, विधि और दंड का अभाव इसके आदर्श राज्य में देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ एक कथन इसका निकल के आता है कि इसने ये जोड़ दिया कि नागरिकों का जो चरित्र है, ये कथन ये कहता है कि राज्य का निर्माण ओक के वृक्ष या चट्टानों से नहीं होता बल्कि व्यक्तियों के चरित्र से होता है। ठीक है, इसका ये मानना है कि जो राज्य का निर्माण है वो ओक के वृक्ष या चट्टानों से नहीं होता बल्कि जो व्यक्ति हैं इनके चरित्र से होता है। और चरित्र में ये बताता है कि आदर्श राज्य में जो लोग रहेंगे उनका चरित्र इस प्रकार का होगा कि सारे लोग जो जिस वर्ग से है, समाज के जिस वर्ग से है, वो अपना कार्य करेगा, वो अपने कार्य पर ध्यान देगा, दूसरे के कार्य में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। यानी कि जो उसके आत्मा का गुण है उस आत्मा के गुण के अनुरूप ही वो कार्य करेगा, ऐसा इसका मानना है। यानी ये मानता है कि सभी व्यक्ति जो होंगे आदर्श राज्य में वो सदचरित्र वाले होंगे, जो कि ये कल्पना ही की जा सकती है। ठीक है, लेकिन इसका ये मानना है क्योंकि इसका ये आदर्श राज्य है, जो कि एक काल्पनिक राज्य है, उसके अंदर ये मान के चल रहा है कि सारे जो इसके अंदर व्यक्ति रहेंगे वो सारे के सारे जो होंगे वो कैसे होंगे, चरित्रवान होंगे और दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, जो उनके आत्मा का गुण होगा उसी के अनुसार काम करेंगे। ये बात निकल के आ जाती है इस रूप में। अच्छा, इसके अलावा जब हम देखते हैं तो प्लेटो ये भी सलाह देता है कि आदर्श राज्य के भीतर समाज के तीनों वर्ग अपने आत्मा के गुण के अनुसार कार्य करें। इसके अलावा प्लेटो जो है वो ये बताता है, क्योंकि सारी चीज़ें जो हैं वो दार्शनिक राजा को इसने केंद्र में रखा है, इसलिए बताता है कि दार्शनिक राजा के लिए एक व्यापक शिक्षा व्यवस्था की व्यवस्था की जाएगी। एक बड़ी शिक्षा व्यवस्था की बात करता है किसके संबंध में, जो दार्शनिक राजा है। वो शिक्षा व्यवस्था देखेंगे हम कि किस टाइप की बात करता है, क्योंकि ये 3 चरणों में दार्शनिक राजा की शिक्षा बताएगा। प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, उस शिक्षा की बात करेगा। और उस शिक्षा में जब हम देखेंगे तो प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण की जब हम शिक्षा देख लेंगे तो ये लगता है कि द रिपब्लिक के अंदर प्लेटो ने शिक्षा व्यवस्था के विषय में बहुत ज़्यादा गहन वर्णन किया है। इसी कारण रूसो ने, जो एक और दार्शनिक है रूसो, उसने कहा कि द रिपब्लिक ये शिक्षा के ऊपर लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। ऐसा रूसो ने क्यों कहा? क्योंकि द रिपब्लिक के अंदर जो कि शिक्षा व्यवस्था है इसका बहुत ज़्यादा व्यापक वर्णन होने के कारण रूसो ये मानता है कि रिपब्लिक जो है ये शिक्षा के क्षेत्र में लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। ये रूसो का कथन आता है रिपब्लिक के संबंध में। ठीक है, ये जानकारी यहाँ तक निकल के आती है। तो जनरल जानकारी आदर्श राज्य के बारे में जो आपको पता होनी चाहिए, यह अवधारणा द रिपब्लिक में दी गई। इसका आदर्श राज्य जो है एक काल्पनिक राज्य है जिसकी जनसंख्या एकदम फिक्स बताई गई 50-40। इसके केंद्र में दार्शनिक राजा है जिसके लिए व्यापक शिक्षा व्यवस्था की बात की गई है। साथ में यहाँ ये माना गया है कि दार्शनिक राजा के विवेक को सर्वोपरि रखा गया, विधि और दंड का अभाव यहाँ पे देखने को मिलता है। और यहाँ पे ये माना गया कि जो व्यक्ति होंगे वो सच्चरित्र वाले होंगे और समाज का जो वर्ग है वह अपने आत्मा के गुणों के अनुरूप ही कार्य करेगा। ठीक है, तो इतनी बात तो जनरल निकल के आ जाती है आदर्श राज्य के विषय में। लेकिन जो ये आदर्श राज्य है यहाँ से कुछ और जानकारियाँ पेपर में आती है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट थ्योरी है आदर्श राज्य वाली थ्योरी। तो यहाँ से और चीज़ें जो निकल के आती हैं, यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि आदर्श राज्य के आधारभूत सिद्धांत कौन से हैं। जिसने आदर्श राज्य का वर्णन किया उसमें आदर्श राज्य के आधारभूत सिद्धांत कौन से दिए इसने। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं आदर्श राज्य के आधारभूत सिद्धांत। आदर्श राज्य के आधारभूत सिद्धांत के विषय में हम बात करते हैं। ठीक है, आदर्श राज्य के, ये आदर्श इधर लगेगा, आदर्श राज्य के आधारभूत सिद्धांतों के विषय में देखते हैं। अब आदर्श राज्य के आधारभूत सिद्धांत अगर हम देखें तो सबसे पहला पॉइंट जो आएगा वो आएगा न्याय राज्य की आधारशिला। अब यहां से देखिए, अभी मैंने बताया कि प्लेटो के आदर्श राज्य में अभाव है विधि का और साथ में दंड का, लेकिन न्याय जो है उसको आधारशिला बताया प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य की। न्याय क्या है? तो प्लेटो के अनुसार
न्याय जो है आदर्श राज्य के भीतर समाज का अगर प्रत्येक वर्ग जो है अपने आत्मा के गुणों के अनुरूप काम करेगा और दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगा और लगातार अपने काम में लगा रहेगा तो उसमें कार्य कुशलता आ जाएगी। तो प्लेटो के अनुसार जो है न्याय जो बताया गया वो इस प्रकार से न्याय को परिभाषित किया गया कि आदर्श राज्य के भीतर अगर जो प्रत्येक व्यक्ति है, समाज का जो प्रत्येक वर्ग है, वो केवल अपना कार्य करे अपने आत्मा के गुण के अनुरूप, किसी और के कार्य में हस्तक्षेप ना करे, और जब वो लगातार अपना कार्य करेगा तो उसकी कार्य कुशलता में वृद्धि होगी और प्लेटो के अनुसार जो होगा यही न्याय होगा और यही आदर्श राज्य की क्या होगी, आधारशिला होगी। ठीक हो गया। इसी को उसने मान लिया कि आदर्श राज्य की आधारशिला जो होगी वो न्याय होगा और न्याय की परिभाषा उसके हिसाब से यही है कि सब अपना काम करें और हर व्यक्ति जो है वो कार्य कुशल हो। दूसरी बात जब हम देखते हैं तो कार्य विशिष्टीकरण के लिए शिक्षा योजना, कार्य विशिष्टीकरण के लिए शिक्षा योजना। अब प्रत्येक व्यक्ति जो है वो अपने आत्मा के गुण के अनुसार कार्य करे, इसके लिए प्लेटो जो है एक शिक्षा योजना करता है जो 3 चरणों में। प्रथम चरण की शिक्षा जो होगी वो 20 वर्ष तक होगी, जिसमें कि क्या होगा, शुरू के जैसे 6 वर्ष हो गए, इसमें उसे नैतिक कहानियाँ सुनाई जाएंगी। उसके बाद जो 6 से 20 वर्ष का समय होगा उसमें ये बताया गया कि उसे जनरल जैसे संगीत हो गया, साहित्य हो गया, उसको इस टाइप का ज्ञान दिया जाएगा। यानी 3 चरणों में इसकी जो शिक्षा व्यवस्था है इसके 3 चरण है। प्रथम चरण जो है ये 20 वर्ष तक है, प्रथम चरण जो है वो 20 वर्ष तक है और इसमें जो बताया गया कि इसे नैतिक शास्त्र यानी नैतिक कहानियों के माध्यम से, साहित्य, संगीत, व्यायाम, इस टाइप की शिक्षाएं इसको दी जाए प्रथम चरण में। जब द्वितीय चरण हम देखते हैं, द्वितीय चरण की शिक्षा, तो द्वितीय चरण की शिक्षा जो होगी ये 20 से 30 वर्ष के बीच में होगी और इस समय जो इसे दिया जाएगा गणित का ज्ञान, ज्यामिति का ज्ञान, ज्योतिष का ज्ञान, ये जनरल है। ठीक है, इसके अलावा भी और चीज़ों की बात हुई है। 20 से 30 वर्ष में ये वाला ज्ञान दिया जाएगा। तृतीय चरण जो होगा, तो तृतीय चरण के अंदर जो होगा 30 से 35 वर्ष के बीच में लास्ट में इसे दी जाएगी दर्शन की शिक्षा। और ये जो दर्शन वाली फिलॉसफी की शिक्षा है ये मेन मानी गई शासक वर्ग के लिए, यानी दर्शन की शिक्षा शासक वर्ग ले, कुछ मात्रा में दर्शन की शिक्षा सैनिक वर्ग ले सकता है, लेकिन उत्पादक वर्ग जो है उसके लिए बताया गया कि ये दर्शन की शिक्षा अनिवार्य नहीं है, यानी तीसरा चरण अनिवार्य नहीं है। तो इस टाइप की शिक्षा व्यवस्था के द्वारा ये कार्य विशिष्टीकरण की बात की गई है आदर्श राज्य के भीतर। ठीक है, एक चीज़ निकल के आती है और यहीं पे ये बताया गया कि प्लेटो ये भी क्लियर करता है कि उसका जो दार्शनिक राजा होगा, क्योंकि वो उच्च शिक्षित होगा और आदर्श राज्य के अंदर क्योंकि विधि का अभाव है, लेकिन विधि के अभाव के बाद भी दार्शनिक राजा निरंकुश नहीं होगा और ना ही वो अत्याचारी होगा। तो एक कथन वो कहता है कि विधि जो है, विधि से मुक्त होने के कारण दार्शनिक राजा को अत्याचारी राजा नहीं कहा जा सकता। यानी इसका मानना है कि दार्शनिक राजा में इतने गुण होंगे कि वो जनता के हित के लिए काम करेगा, ना कि उन पर अत्याचार करेगा। तो इस टाइप की बात जो है प्लेटो ने इसके अंदर कही और शासन को एक कला माना और उस कला को ये माना कि वो शासन की कला जो होगी वो किसमें होगी, दार्शनिक राजा में मौजूद होगी। ये जनरल विचार मैंने आपको बताए आदर्श राज्य के बारे में और व्यक्ति के विषय में। अभी प्लेटो के विचार जो हैं काफ़ी बचे हुए हैं, इन पूरे विचारों को हम देखेंगे और उसके बाद हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात करेंगे कि प्लेटो से जुड़े हुए अभी तक पेपरों में जितने भी पेपर हुए हैं उनमें कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं आए हैं, चाहे यूपी के पेपर हो, चाहे उत्तराखंड से जुड़े हुए पेपर हो, असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर हो, प्लेटो से जुड़े हुए हर क्वेश्चन की बात हम आगे करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, इसके आगे की जानकारी जो होगी वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। धन्यवाद।